आवाज आ रही है ना सबको ठीक से? यस मैम। ठीक है। अब आप लोग कैमरा ऑन कर लीजिए और इस क्लास को, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, पार्टिसिपेटिव क्लास है, जो छूटा बढ़ा, किसी का छूट गया, किसी का कॉन्सेप्ट रह गया, वो सब कुछ कॉम्पनसेट हम लोग इस क्लास में कर लेंगे। ठीक है, कैमरा ऑन कर लो सब, जल्दी जल्दी। अभी इस क्लास को अपना ट्रांसफर ऑफ नॉलेज के लिए यूज करो। जो जिसको जो आता है हम लोग शेयर करेंगे, ताकि एक बार रिवीजन इस तरीके से होता है ना कि कोई तुम्हारा कुछ तुमको नहीं आता और वो जब टोका जाता है तो वो ज्यादा दिन तक याद रहता है। ओके, बाकी लोग कैमरा ऑन कर लीजिए, सिर्फ सुनील का कैमरा ऑन है। आकांक्षा, मनी, आशीष, सुमन, Yes, ma'am. विनीत, एवरीवन, चलो फटाफट हम लोग स्टार्ट करेंगे पाइनियर थ्योरी से। ओके, कैमरा ऑन कीजिए। सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे इस क्लास को, एकदम रिवीजन और रिवीजन क्लास की तरह रखो इसको। बाकी लोग भी ऑन कीजिए, अंशु, आशीष, सुमन, स्वर्णिका, राजेश। जब हम लिखवाते हैं तब कैमरा ऑफ रहता है, कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड कि थोड़ा नेट का इशू रहता है, नेट का तुम लोग को डेटा का इशू रहता है, लेकिन पार्टिसिपेट करते समय जब फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है तो अच्छा रहता है। चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद अब्राहम मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। मोटिवेशन की कितनी थ्योरी पढ़ी तुम लोगों ने? तुम्हारे सिलेबस में है अब्राहम मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी, डेविड मैक्लेलैंड्स 3 नीड्स थ्योरी, और हर्जबर्ग्स 2 फैक्टर थ्योरी, विक्टर ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, इक्विटी थ्योरी, ईआरजी थ्योरी, बहुत सारा है। क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आता है, इसीलिए इस चीज को, मोटिवेशन के चैप्टर को अच्छे से लेना। प्लस देयर इज आल्सो वन थिंग दैट आई हैव टोल्ड यू कि जिन लोगों को आगे अपना करियर परस्यू करना है एमबीए में, जिनको कुछ और फील्ड चुनना है वो एक बात है, लेकिन दोज ऑफ यू हु वांट टू परस्यू हायर स्टडीज इन द फील्ड ऑफ एमबीए, आपके लिए मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऐसा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जहाँ पर कि मोटिवेशन से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं है जिसमें कि घुमा फिरा करके तुमसे मोटिवेशन से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। और मोटिवेशन एक ऐसी चीज है जिसका कि समझ होना बहुत जरूरी है तुमको, क्योंकि इससे तुम दूसरा भी इंटरव्यू का क्वेश्चन फ्रेम करोगे। एचआर समझना क्यों जरूरी होता है? सिर्फ एचआर के एग्जाम को पास करने के लिए नहीं। तुम किसी भी डिपार्टमेंट में जाओगे काम करने, रहोगे तो तुम ह्यूमन रिसोर्स ही वहां के रहोगे ना। तुम किसी भी डिपार्टमेंट में जाओ, तुम इवन अगर एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में भी जाते हो तो तुम तो ह्यूमन रिसोर्स ही रहोगे ना वहां के। यस मैम। वैसे केसेस में you should develop the understanding of the fact ki what is expected of you at the workplace, and what are you being expected from in the organization, and what should you expect from the organization. Okay. Now let's start. Motivation kya hota hai? It is a driving force. Okay, it is a driving force that keeps you motivated, that helps you attain your goal, that helps you move forward towards the attainment of your objective. Motivation is derived from the word motive. Motive का मतलब क्या होता है? A driving force, an active form of driving force. Okay, now coming to theories of motivation, you should always remember कि जो मैनेजर होता है उसको अच्छे तरीके से ये मालूम होना चाहिए कि मोटिवेशन की थ्योरीज क्या क्या है, क्योंकि जब तुम मैनेजर बन के कहीं जाओगे तो तुमको ये पता होना चाहिए कि किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय की नीड क्या है, और उसको उसी तरीके का मोटिवेशन जब तुम प्रोवाइड करोगे तब जा करके वो अपना 100% देगा। तुम जिस चीज के लिए मोटिवेटेड हो, तुम जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोटिवेटेड हो, उसको पढ़ने में तुम जी जान लगा दो। ऐसा होता है कि कभी आप कंपटीशन के लिए पढ़ाई कर रहे हैं और उसके लिए चैप्टर्स बनाए जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, तो आपको लगेगा कि नहीं, सुबह में मेरे पास टाइम है, करंट अफेयर्स देखना है, तो सुबह मेरे पास 10 मिनट भी टाइम है, तो आपको लगेगा कि 10 मिनट क्यों वेस्ट करें। ठीक है, इस 10 मिनट को भी यूटिलाइज कर लें। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि तुम मोटिवेटेड हो,
A motivated employee is an asset to the organization. He will or she will put their 100% to the organization. यही फायदा होता है एक मोटिवेटेड एम्प्लॉयज और एक डीमोटिवेटेड एम्प्लॉयज जिसको कि कोई जोश नहीं है काम करने का, कोई एंथुजियाज्म नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है, कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं है। वो आता है ऑर्गेनाइजेशन, अपना काम करता है और चला जाता है। मोस्ट लाइकली इनफैक्ट 100% ऑफ द फैक्ट है ये कि वो अपना 100% नहीं दे रहा है। 100% नहीं दे रहा है तो उससे पूरी एफिशिएंसी डाउन होगी। मान लो पीबीएम थर्ड की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, पीबीएम थर्ड क्लास की अगर हम बात करते हैं, आप लोग जैसे जब तुम लोग सेकंड ईयर में थे, जब यहाँ पे गोल्ड रोड में ऊपर बैठते थे, उस क्लास का एग्जांपल लेते हैं। उस क्लास में आप लोग बैठे हैं, अगर एक एक एम्प्लॉय, एक एक स्टूडेंट आपकी क्लास का मोटिवेटेड है क्लास करने में, ठीक है, मोटिवेटेड है क्लास करने में, और सेकंड केस तब कंसिडर करो जब आप में से किसी को क्लास करने का मन नहीं कर रहा है, आप लोग डीमोटिवेटेड हैं। तुम सोच के देखो और तुम खुद अपने ऊपर लेकर के देखो तुम्हारी क्लास की प्रोडक्टिविटी कैसी रहेगी। पहले केस में तुम्हारी क्लास की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी इसलिए क्योंकि तुम्हारा आउटपुट ज्यादा होगा, इसलिए क्योंकि तुम्हारा इंटरनल इनपुट भी ज्यादा है। ठीक है, तुम लोग को क्लास करने का मन कर रहा है तो तुम क्वेश्चन पूछोगे, तुम प्रिपेयर करके आओगे, तुम एक एनर्जी के साथ एक पर्टिकुलर क्लास करने के लिए आते हो। और दूसरे केस में क्या होगा, ठीक है क्लास है, बैठना है, जाना है, अटेंडेंस बनना है, हमारा जैसे तैसे क्लास कर लेंगे। वैसे में क्या होता है, आपका मन नहीं करता है क्लास करने का, तभी क्या होता है, ऐसा होता है ना कि तब आप जब क्लास में बैठेंगे, आपके मन में कोई क्वेश्चन है भी, कुछ नहीं भी समझ में आ रहा है, तो आपको इतनी एनर्जी नहीं रहेगी कि आप उसको टीचर से क्लियर करें, आपका मन ही नहीं करेगा। ठीक है, बस ठीक है, जा रहे देख लेंगे, होता है ऐसा। यस मैम। Yes, ma'am. इसीलिए मोटिवेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी काम को करने के लिए। अब तुम लोग फाइनल ईयर स्टूडेंट हो, देखो तुम लोग को हम बार बार तुम्हारी एग्जाम्पल से इसलिए समझाते हैं क्योंकि एम्प्लॉय वाला तो तुम लोग चक्कर समझ ही लोगे बुक पढ़ोगे तो, लेकिन ऐसा नहीं है, तुम ही लोग तो कल जाके कहीं के ह्यूमन रिसोर्स बनोगे, तो ये मोटिवेशन की थ्योरी अभी भी तुम्हारे ऊपर उतनी ही अप्लाई होती है जितनी किसी एम्प्लॉय पे होती है। ये अलग बात है कि तुम्हारा मोटिवेशन तुम्हारे पढ़ाई के लिए जरूरी है और उसका उसके काम को आउटपुट देने के लिए। तुम अगर मोटिवेटेड रहोगे तो तुम देखना कि जिस पेज को पढ़ने में तुमको लगता है कि बहुत टाइम लगेगा, जिस चैप्टर को पढ़ने में, एक मोटिवेटेड स्टूडेंट उस चैप्टर को बहुत कम टाइम में फिनिश कर लेगा। ठीक है, प्रोवाइडेड आप ये नहीं कंसिडर करेंगे तभी सेम लर्निंग स्किल पे, सेम एब्जॉर्बिंग स्किल पे, सेम रिटेंशन स्किल पे, क्योंकि आपको मन करेगा तो आप 100% देंगे, क्योंकि आप एंथुसियास्टिक हैं इसलिए आप 100% देंगे। समझ में आई बात? अब हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के टर्म्स में बात करते हैं। क्यों किसी मैनेजर को ये जानना जरूरी है कि मोटिवेशन की थ्योरीज जानना क्यों जरूरी है? देखो, आई डोंट नो इफ आई हैव टोल्ड यू अर्लियर और नॉट, लेकिन कर्ट लेविन एक मैनेजमेंट स्कॉलर है थे जिन्होंने ये बात बोली कि देयर इज नथिंग मोर प्रैक्टिकल देन थ्योरी। कहने का मतलब कि ऐसा मत सोचो कि किताब में जो चीजें लिखी हुई है वो बस लिखी हुई है, उनका प्रैक्टिकल चीजों से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो प्रैक्टिकल थी इसलिए वो रिसर्च करके बुक में दी गई है। अंडरस्टूड? बिकॉज दे वर प्रैक्टिकल, they were researched, thoroughly researched, and they have been put in books। और इनका वैलिडेशन है ना, बिना वैलिडेट किए हुए किसी चीज को तो बुक में नहीं डाला जाता है। और जब तुम नीड को समझोगे तो तुमको लगेगा कहीं ना कहीं ये थ्योरी तुम्हारी लाइफ को भी रिलेट कर रही है, अभी भी कर रही है, जब तुम एम्प्लॉयड नहीं हो तब नहीं, तो जब एम्प्लॉयड रहोगे तो तुम इसको समझ पाओगे। पहले तो तुम छोटे लेवल पे ज्वाइन करोगे, बाद में जब खुद मैनेजर बनोगे तब तुमको लगेगा कि भाई बंदे को मैनेज कैसे किया जाता है। अंडरस्टूड? मोटिवेशन की थ्योरीज बेसिकली दो तरीके की थ्योरीज है, एक कंटेंट थ्योरी और दूसरी प्रोसेस थ्योरी। कंटेंट थ्योरी जनरली नीड बेस्ड थ्योरी, कंटेंट इज मोस्टली पीपल सेंट्रिक थ्योरी,
ये ऐसा इस इन थ्योरीज का ये मानना है कि लोगों की कुछ नीड है, उस नीड को आप आइडेंटिफाई कीजिए और उस नीड को प्रोवाइड कीजिए। जब आप उस नीड को प्रोवाइड करेंगे एज एन ऑर्गेनाइजेशन, उन नीड्स का ख्याल रखेंगे, तो लोग मोटिवेटेड होंगे क्लास करने के लिए, एम्प्लॉयड होने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए। आप इसको अपने से रिलेट कर सकते हैं? आपकी भी कुछ नीड होंगी क्लासेस करने के लिए। Yes, ma'am. उन नीड्स का ख्याल अगर रखा जाए तो आप मोटिवेटेड रहेंगे क्लास करने के लिए, अगर नहीं रखा जाए तो आप मोटिवेटेड रहेंगे क्लास करने के लिए। समझ में आ रही है बात? Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. इसी तरीके से अब हम वी विल ड्रॉ दिस पैरेलल टू पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। जब आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आपकी कुछ नीड्स होती हैं, देयर आर सर्टेन रिक्वायरमेंट्स ऑफ योर्स, एंड इफ द ऑर्गेनाइजेशन takes care of those requirements, then you are motivated further to do your work. चलो, let's talk about the first theory of Abraham Maslow's need hierarchy theory. ठीक है, अब्राहम मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी। अब्राहम मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी जो है, इसको तो रट जाओ तुम लोग, मतलब, और इसको समझ लो अच्छे से। कहीं पे भी मोटिवेशन से क्वेश्चन रहता है तो जरूर इस थ्योरी से क्वेश्चन रहता है, और ये थ्योरी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये थ्योरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहे हैं। एग्जाम में तो तुम्हारे आ भी सकता है, वो तो लिख ही लोगे, लेकिन अदरवाइज समझो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये थ्योरी से ही बाकी थ्योरीज का एक्सटेंशन हुआ है कुछ मॉडिफिकेशन के साथ, लेकिन यही थ्योरी पायनियर थ्योरी मानी जाती है। ओके, अब चलिए, अब्राहम मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी क्या है? कोई है जो डिफाइन बताएगा? फटाफट रिवीजन करो ताकि एक दो थ्योरी हम लोग कर रहे हैं इस क्लास में। मैम 5 स्टेज है हायरार्किकल का। नहीं, 5 स्टेज पे आशीष इज फाइन, लेकिन पहले बताइए कि अब्राहम मैस्लो का मानना क्या था? व्हाट वाज हिज असम्पशन रिगार्डिंग दिस मोटिवेशन थ्योरी? मैम एक एक नीड पूरा हो के जाता है बाद तो दूसरा नीड अराइज होता है, एक नीड फुलफिल होने के बाद दूसरा नीड अराइज होता है। ठीक है, हाँ, कंटिन्यू आशीष। मैम सेम मैम, एक नीड फुलफिल होता है तो वो आगे के फॉरवर्ड लुकिंग फिर दूसरे नीड पे जाते हैं। हाँ, ठीक है। अब्राहम मैस्लो ने बहुत क्लियर कट, बहुत शार्प हायरार्कीज में नीड्स को डिवाइड किया। उन्होंने कहा, उनका ये मानना था, the assumption of this theory states that only when particular need of one need of human beings as an employee is fulfilled in the organization, it is only then that he can move towards the other needs of hierarchy, right? अब अब्राहम मैस्लो ने ये कहा कि ह्यूमन की जो नीड्स होती हैं वो दो तरीके की होती है, एक लोअर ऑर्डर नीड्स और एक हायर ऑर्डर नीड्स, राइट? लोअर ऑर्डर नीड, हायर ऑर्डर नीड का क्या मतलब? यहाँ से दिल्ली चले जाओ तुम, वो, और तुम्हारा प्लान हो कि भाई तुम यूरोप घूमो, ठीक है, तो यूरोप घूमने के लिए तो तुमको बहुत पैसा लगेगा, ठीक है, ये बहुत बहुत एक्सटेंडेड बात है। देखो, अब्राहम मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी में ये बोला गया कि इंसान की कुछ लोअर ऑर्डर नीड्स होती हैं जिसको फुलफिल करना अच्छी ऑर्गेनाइजेशन का काम है, अगर वो चाहती है कि उसके एम्प्लॉयज मोटिवेटेड रहे। लोअर ऑर्डर नीड में क्या आता है? सबसे नीचे Physiological and फिजियोलॉजिकल safety. नीड, फिजियोलॉजिकल नीड में क्या नीड आई? इस तरह की नीड आई, बेसिक नीड, Basic food, water, clothes, क्लोथ्स, वाटर, house. वाटर, क्लोथ्स, ठीक है। आप सोच लीजिए कि ये थ्योरी 1960s में दी गई है। 1960s में हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट याद है? हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट याद है किसी को? मतलब बस याद है कि पढ़े हो, क्या था उसमें? एल्टन मायो का इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट और ये सब याद है? यस मैम, एक कुछ लाइट के बेसिस पे कुछ इल्यूमिनेशन था, फिर दो टीम में डिवाइड किया गया था। This theory is actually one theory जिसमें कि ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच पे काम होना शुरू हुआ था, ठीक है, ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच पे काम होना शुरू हुआ। तो ये वो एरा था जिसमें कि ये डेवलप होना शुरू हुआ कि ह्यूमन रिलेशंस बहुत जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी, मतलब ह्यूमन को फाइनली एसेट की तरह ट्रीट किया जाना शुरू होने लगा था इस एरा में, ठीक, क्योंकि
एक्चुअली सबसे पहले प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की आपको याद होगा कि क्लासिकल थ्योरीज हुआ करती थी, ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच बाय मैक्स वेबर, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी बाय टेलर, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी बाय हेनरी फ्योर्ड, ये सब याद है ना? ऐसे इन थ्योरीज में कहीं पे भी ह्यूमन का बहुत वैल्यू नहीं था, हर जगह बहुत रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशंस था कि भाई ह्यूमन से क्या मतलब है, मैनेजमेंट हम टाइट रखेंगे तो हम लोगों को काम करवा देंगे, लेकिन लोगों का भी, लोगों की मोटिवेशन का, लोगों के इनफॉर्मल ग्रुपिंग का, प्रोडक्टिविटी पे फर्क पड़ता है, इन सब पे रिसर्च हमें फिजियोलॉजिकल नीड मतलब बहुत बेसिक मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड। तुम सोचो कि जब तुम भी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करोगे तो तुम्हारा बेसिक नीड्स क्या होगा? सैलरी मिले, ठीक है, तुम्हारा खाना पानी ठीक से चले, you have good food to eat, air to breathe, water to drink, kind of those things, ये तुम्हारे फिजियोलॉजिकल नीड में आता है। इसके बाद की नीड है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी क्या है? इसमें मतलब एम्प्लॉय का अगर जॉब सिक्योर रहेगा तो वो मोटिवेटेड रहेगा मैम। सिक्योरिटी मतलब खाली जॉब सिक्योरिटी है, जॉब सिक्योरिटी एक एलिमेंट है इसका, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी। लेकिन फाइनेंशियल सिक्योरिटी फिजियोलॉजिकल नीड के बारे में बात क्यों रखा गया? सोच के देखो, जब तुम लोग नौकरी करोगे, हम लोग इंश्योरेंस कब करवाते हैं? जब थोड़ा सा सरप्लस पैसा होता है। अगर आपको खाने के लिए पूरा मंथ का बैलेंस नहीं पूरा हो रहा है तो क्या तुम इंश्योरेंस की तरफ सोच पाओगे कि तुम कुछ पैसा सेविंग्स में डालो? नहीं सोच पाओगे। इसीलिए इसको नीड को बाद में रखा गया कि ओनली व्हेन जो लोअर ऑर्डर नीड है वो फुलफिल हो जाती है, लोअर ऑर्डर नीड पूरी हो जाती है, उसके बाद आप मूव करते हैं हायर ऑर्डर, मतलब अपनी हायरार्की। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स का हम लोग क्विकली रिवाइज करेंगे। मैम आपका आवाज कम आ रहा है। हम लोग बहुत कट भी रही है मैम आवाज आपके बीच में। अभी बेटर है क्या? यस मैम। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स में जॉब सिक्योरिटी भी आता है। देखो थोड़ा सा सिक्योर, यानी कि वर्कर को ये लगता था कि भाई कल को हम बीमार पड़े, कल को मेरे बच्चे स्कूल जाए, कल को मेरी फैमिली को कुछ हो, तो उसके लिए हम कुछ सेविंग्स कर पाए, तो ये चीज इसी नीड में आती है। इसके बाद जाती थी सोशल नीड्स या बिलोंगिंगनेस नीड या ग्रेगेरियसनेस नीड, ये तीनों एक ही नीड है, यानी कि वी बिलोंग टू सोसाइटी, वी आर human beings, we need people to love, we need them to love us back, और इनफॉर्मल ग्रुपिंग, यानी कि और एल्टन मायो का एक्सपेरिमेंट हम इसीलिए तुम लोगों को रिवाइज करवाए अभी, क्योंकि एल्टन मायो का एक्सपेरिमेंट ये बोला था कि इनफॉर्मल ग्रुपिंग भी प्रोडक्टिविटी को हाई करती है, ठीक है। हाउ योर रिलेशनशिप इज एट द वर्क प्लेस एंड यू बिलोंग टू अ ग्रुप, द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस हेल्प्स यू टू इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी, ठीक है। इसके बाद आता है ग्रोथ नीड। ग्रोथ नीड का क्या मतलब है? पूछ के बताओ। देखो पढ़ा दिए उसके बाद भी तुम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हो, ये तो गलत बात है ना। मैम फिर से क्या बोल रही है? What is growth need? And every time Akanksha is only answering, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? शोभित राज, शोभित राज, he has just joined and not responding to class. ऐसे कैसे होता है? तुम लोग रिवीजन के टाइम पे भी होते हो तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं होगी, फटाफट डायग्राम बनाओगे और लिख दोगे एग्जाम। अपने बेनिफिट की भी चीज कुछ लोगों को समझ में नहीं आती। चलो ग्रोथ नीड, ग्रोथ का मतलब मैम बढ़ना। मैम अगर मैम तो यहाँ होगा कि को अगर फर्दर ग्रोथ का सेल्फ एक चांस एक्चुअलाइजेशन हो नहीं मिले जाएगा। तो वो एक टाइम पे मोटिवेट नहीं हो सकता, मतलब उसको पता ही नहीं कि इसका फ्यूचर में आगे क्या होगा, वो ग्रोथ होगा या नहीं होगा किसी ऑर्गेनाइजेशन में, फिर वो मोटिवेटेड नहीं हो सकता। दिस इज वन ऑफ द नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। अगर तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो और तुमको लगता है कि 10 साल 15 साल बाद भी तुम उसी जगह पे काम करते रह जाओगे, तुम्हारा कोई ग्रोथ नहीं है, वहाँ करियर प्लानिंग नहीं है, वहाँ करियर डेवलपमेंट नहीं है, कुछ नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में, क्या तुम मोटिवेटेड
के लिए कुछ नहीं, तो ये एक डीमोटिवेशन कॉज करता है। ऑन द अदर हैंड, तुम असिस्टेंट मैनेजर ज्वाइन किए और तुमको पता है कि भाई हम 3 साल के बाद अगर अच्छा काम करेंगे तो मैनेजर प्रमोट हो जाएंगे, फिर हम सीनियर मैनेजर बन जाएंगे, फिर हम एजीएम हो जाएंगे, फिर हम डीजीएम बन जाएंगे, फिर हम जीएम बनेंगे, किसी और प्रोजेक्ट के लिए हमको हैंड ओवर किया जा सकता है मेरे काम को देखते हुए। The other thing is I would get more benefits, I would get these luxuries from the organization. तो आपका मोटिवेशन हाई रहेगा ना। Yes or no? Yes, ma'am. फिर आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है the ability to realize that you can bring about change in someone's life. ठीक है, you finally have the ability to bring about change in someone's life. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वो लेवल ऑफ हायर नीड है जो लोग, बहुत सारे लोग तो पहुंच भी नहीं पाते हैं इस लेवल पे, क्योंकि वैसे होते नहीं, लेकिन जो उस नीड से मोटिवेटेड होते हैं, यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड से मोटिवेटेड होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को समझना चाहिए कि वैसे लोगों को सेल्फ कंटेंटमेंट और सेल्फ फुलफिलमेंट का अपॉर्चुनिटीज दिया जाना चाहिए। ओके, दैट इज self-actualization. The big leaders of the world, the transformational leaders, they are all counted in this category. Self-actualization का need है। Next, ये theory revise हुई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. देखो इस theory का relevance क्या होगा? इसका relevance तो छोटी चीजों से समझो कि मान लो तुमको ठीक से सैलरी प्रोवाइड नहीं की जा रही है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तुम्हारा बेसिक नीड का भी कोई केयर नहीं किया जा रहा है, क्या तुम मोटिवेटेड रहोगे? No, ma'am. No, No, ma'am. ma'am. नहीं रहोगे। तुम्हारा सैलरी सिर्फ है और दैट इज ड्राई सैलरी, तुम्हारे बेनिफिट के लिए कुछ नहीं है, तुम्हारे फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए कुछ नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, तो तुमको एक तरीके का डर होगा ना कि व्हाट इफ आई लीव द जॉब, व्हाट विल हैपन, जिस दिन मैं जॉब छोड़ूंगा उस दिन ये सैलरी जाएगी और उसके साथ बाकी कोई बेनिफिट तो है ही नहीं, कोई ग्रोथ नहीं होगा। कोई ग्रोथ छोड़ो, कोई बेनिफिट नहीं है, जो सेकंड वाला है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। Yes, ma'am. इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, ये सब प्लान्स करती है कि उनको मेडिकल का फैसिलिटी देती है, ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटी देती है, प्रोविडेंट फंड उसका करता है, ईएसआई करता है, ताकि उसका कोई सिक्योरिटी हो सके। समझ में आई ये सब बात? हर चीज को Yes. एक दूसरे से रिलेट करोगे तब पता चलेगा कि ये सब चीजें लिंक्ड हैं, अलग अलग टॉपिक नहीं है, वो अलग अलग तुमको पढ़ाया जाता है और लास्ट में लिंक तुमको खुद ही करना है। चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट थ्योरी। हम लोग इसके साथ ईआरजी थ्योरी कर लेते हैं। ईआरजी थ्योरी किसी को याद है? नहीं याद है, बाकी किसी को याद है? बोलो एक्सपेक्टेड, बोलो। तीन स्टेज है इसमें। तीन मैम, ग्रोथ इट्स रिलेटेड नीड्स और एग्जिस्टिंग ग्रोथ ई से बोलो, needs पहले ई से related बोलो, need- पहले ई से बोलो। existing needs एक्जिस्टेंस हाँ existing needs fourth? और related needs and growth needs growth needs इस थ्योरी देखो, ये एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारा, ये थ्योरी से भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनता है कंपटीशन के एग्जाम में। तुम बताओ कि इस थ्योरी को अब्राहम मैस्लो की थ्योरी के साथ क्यों पढ़ा जाता है? एग्जाम में ऐसे आ सकता है तुम लोग को अभी भी। एक्सटेंशन है। मैम इसमें मैम पहले उसमें फोकस करता है देन आगे नहीं सॉरी इसमें आगे बढ़ जाता है मैम। थ्योरी एक्सटेंशन ऑफ अब्राहम थ्योरी से एक्सटेंड है वो। हाँ, see ERG theory is kind of an extension of Abraham Maslow's needs. Why? Because ERG theory was propounded by Clayton and Dulfer. Okay. Now, this theory was propounded by Clayton and Dulfer, and he has included few elements which were missed or which were neglected in Abraham Maslow's theory. तीन स्टेज दिया गया है। पहला ERG, ये तुम लोगों ने बताया अभी। एग्जिस्टेंस नीड में क्या होता है? एग्जिस्टेंस यानी कि फिजियोलॉजिकल, तुम्हारे एग्जिस्टेंस के लिए वो जरूरी है, यही Yes, ma'am. यही सिक्योरिटी, Basic needs.
बेसिक नीड्स जो नीचे फिजियोलॉजिकल आया अब्राहम मैस्लो में, और सेफ्टी सिक्योरिटी नीड, ये दोनों तुम्हारे एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है। आर में क्या आया? बिलोंगिंगनेस नीड और Self esteem. सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम। हाँ, सेल्फ एस्टीम नीड। उसके ऊपर क्या आया? सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ Self एक्चुअलाइजेशन। realization. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब एक बात बताओ, इसमें इस थ्योरी में दो चीजें ऐड की हुई है। एक अपवर्ड एरो से डाला गया है सेटिस्फैक्शन का एलिमेंट, और एक डाउनवर्ड एरो से डाला गया है रिग्रेशन या फ्रस्ट्रेशन का एलिमेंट। ये दोनों क्या है, तो एक्सप्लेन करेगा। सेटिस्फैक्शन का एलिमेंट मतलब क्या है? इसमें कि मतलब एक लेवल से आप दूसरे लेवल पर जा सकते हैं, जैसे कि सेल्फ मैम अगर नहीं, एक स्टेज पे नहीं। कोई अगर इंडिविजुअल फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है तो वो लोअर लेवल पे भी जा सकता है, लाइक रिग्रेस कर सकता है। चलो ठीक है, तुम लोगों को याद है। देखो, द फर्स्ट थिंग, सेटिस्फैक्शन मतलब क्या? लेफ्ट साइड में सेटिस्फैक्शन का एरो था, मैं डायग्राम तुम लोग देखना कॉपी में। यस मैम। ऑब्वियसली कि अगर तुम्हारी नीड फुलफिल होती, जो तुम ही काम कर रहे हो, तुम्हारी नीड फुलफिल होती जाती है तो तुम सेटिस्फाइड रहते जाओगे। नीचे से ऊपर तुम बढ़ते जा रहे हो तो तुम भाई उस तरीके से सेटिस्फाइड होते जाओगे, है ना? इसमें समझने की Yes, कोई ma'am. बात नहीं है। लेकिन ऐसा होता है क्या ऑर्गेनाइजेशन में? आइडियली तुम बताओ कि अगर तुम्हारी कोई नीड पूरी नहीं होगी तो क्या तुम नौकरी छोड़ देते हो? नो मैम। नो मैम। ऐसा नहीं होता है ना। अगर हमारी कोई नीड पूरी नहीं होती है तो वी सेटल डाउन टू द लोअर लेवल ऑफ नीड्स। हम नीचे के नीड्स पे सेटल डाउन रहते हैं और फिर वी कंटिन्यू टू वर्क फर्दर। होता है ना? हाँ, ऑब्वियसली अगर तुम्हारी नीड पूरी नहीं हो रही है तो तुम फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, थोड़ा तुमको रिग्रेशन की फीलिंग आएगी, लेकिन तुम काम तो कंटिन्यू करोगे ना, यस राइट? मैम। यू Yes, विल ma'am. सेटल डाउन एट द लोअर लेवल ऑफ। मान लो ग्रोथ नहीं मिल रहा है तो ठीक है, तुम कंपनी शिफ्ट कर लोगे, लेकिन जब तक हो तब तक तुम कंटिन्यू करोगे, राइट? और हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि आपको ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी मिले ही मिले। तो उस केसेस में क्या होता है? वी कंटिन्यू टू वर्क फर्दर, of course with a feeling of a little frustration and regression. We move down to the lower level of needs in the hierarchy. Okay? यस मैम। अब्राहम मैस्लो, ERG थ्योरी साथ में पढ़ना हमेशा, क्योंकि कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट या ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट। तो कंपैरिजन में आपको सिमिलैरिटीज वाली चीजें डिस्कस करनी है और कॉन्ट्रास्ट में डिससिमिलैरिटी वाली। तो डिससिमिलैरिटी को, सिमिलैरिटी तो तुम लोग को मालूम है कि नीड सेम है, बस उसको अलग अलग हायरार्की में, इस हायरार्की में दो नीड्स को डाला गया है, इतना शार्प क्लियर कट नहीं है। और जब डिससिमिलैरिटी डिस्कस करोगे तो डिससिमिलैरिटी में फ्रस्ट्रेशन वाला एंगल भी डाल देना कि एक तो फ्रस्ट्रेशन वाला एंगल है, और दूसरा क्लेटन एल्डर्सन ने ये भी कहा कि ऐसा नहीं होता है भाई कि हम लोग एक नीड पे है, मतलब एक हायरार्की पे है तो हम दूसरे के बारे में बिल्कुल कुछ सोचेंगे ही नहीं। लाइक आप लोअर लेवल पे जब काम कर रहे हैं तो आपके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन when you are working at lower level in the organization, you still can be motivated by the need of growth. नीचे लेवल पे भी काम करने के बाद तुम ग्रोथ सीख करते हो कि नहीं करते हो? ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज यस मैम। कर सकते Yes, हो। बिलोंगिंगनेस का नीड तुम्हारा हो सकता है कि तुमको छुट्टी लेकर के जाना है अपने फैमिली के पास, है ना? तो इसीलिए जो अब्राहम मैस्लो ने एकदम शार्प हायरार्की डिवाइड कर दी कि नहीं भाई, जब तक एक नीड पूरी नहीं होगी दूसरा कुछ नहीं किया जा सकता है, सोचा ही नहीं जा सकता है, ऐसा ERG में नहीं। तो जब कॉन्ट्रास्ट डिस्कस करना तो ये दोनों चीजों को डिस्कस करना कि पहला कि you could be at one level of hierarchy and still can be motivated by the need of the other level, और दूसरा the element of frustration और regression, ये कॉन्ट्रास्ट में आ जाएगा। ठीक, ERG हो गया, अब्राहम मैस्लो हो गया। अब कौन सा थ्योरी है? डेविड मैक्लेलेंस नीड, 3 नीड्स थ्योरी। अब इसके बारे में बताओ, पहले इस थ्योरी के बारे में बताओ। नीड्स कोई नहीं बताएगा, ये थ्योरी क्या कहती है पहले वो बताओ, किसने दिया और क्या कहती है ये थ्योरी, बताओ। मैम ये जो थ्योरी होता है वो इनहेरिटेंट नहीं होता है, ये एक्सपीरियंस के साथ मतलब नीड अराइज होते जाता है, बाय बॉर्न ये नीड नहीं होता। ठीक है, और
और मैम इसमें एक्सटर्नल तीन फैक्टर driving इसको इन्फ्लुएंस motivators करता हैं। है। एक्सटर्नल फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है। गुड। और आशीष, यू वर सेइंग समथिंग? मैम इसमें तीन ड्राइविंग मोटिवेटर्स हैं, लाइक नीड ऑफ अचीवमेंट, नीड ऑफ एफिलिएशन। नीड ऑफ पावर। पावर। ठीक है, देखो, डेविड मैक्लेलन was an American psychologist and he gave this theory and he said, the assumption of this theory says कि हर इंसान की, चाहे वो irrespective of the age he is in, irrespective of the gender he is of, मेल हो या फीमेल हो, एज कुछ भी हो, किसी भी कल्चर का हो, वो तीन में से किसी एक नीड से हाईली मोटिवेटेड होता है। ठीक है, और ये जो तीनों नीड्स होती हैं, ये नीड्स अक्वायर्ड होती हैं, यानी ये इनहेरिटेड नहीं है, ये बाय बर्थ तुम्हारे अंदर नहीं आई है। तुम अपने एक्सपीरियंस, लाइफ के एक्सपीरियंस से इन नीड्स को डेवलप कर रहे हो। तो you have learned these needs, you have acquired these needs through the ethos of the place, through the ethos of the culture you have lived in। ठीक है, इसीलिए सारी नीड्स थ्योरी में, जितना भी नीड्स थ्योरी पढ़ोगे, उसमें डेविड मैक्लेलन की 3 नीड्स थ्योरी को अक्वायर्ड नीड्स थ्योरी बोला जाता है। यानी कभी भी नीड की इतनी सारी थ्योरी पढ़े हो, कभी भी जब अक्वायर्ड नीड्स थ्योरी की बात होगी तो ध्यान रखना वो किस थ्योरी की बात हो रही है? डेविड मैक्लेलन। डेविड मैक्लेलन की थ्योरी की बात हो रही है। अब लेट्स डिस्कस द नीड्स ऑफ दिस थ्योरी। क्या 3 नीड्स हैं? एक, द नीड ऑफ अचीवमेंट, दूसरा द नीड ऑफ एफिलिएशन, तीसरा द नीड ऑफ पावर। नीड ऑफ एफिलिएशन, एफिलिएशन का मतलब आप पीपीयू से एफिलिएटेड है ना? आपका कोर्स पीपीयू से एफिलिएटेड है। पीपीयू से एफिलिएटेड का क्या मतलब है? कि आप उससे जुड़े हुए हैं। ठीक, एफिलिएशन का मतलब यही होता है कि यू आर एफिलिएटेड टू अ सर्टेन ग्रुप, अ सर्टेन सेट ऑफ पीपल। और नीड ऑफ एफिलिएशन से जो लोग मोटिवेटेड होते हैं, आप समझिए, ये थ्योरी सिर्फ थ्योरी पढ़ने के लिए मत देखिए, आपको आसपास, अपने आसपास भी ऐसे लोग मिलेंगे। और बल्कि आप खुद अपना थ्योरी पढ़ने के बाद सोचिए कि आप किस नीड से मोटिवेटेड हैं। ओके, व्हाट इज द नीड दैट यू हैव फॉर बीइंग मोटिवेटेड? ओके, थ्योरी के बाद डिसाइड करो। वैसे लोग हमारे आसपास होते हैं कि नहीं, जिनको, जो कि ग्रुप में बहुत रचे बसे होते हैं। ठीक है, उनको ग्रुप में बहुत मजा आता है काम करने में, उनका अपना ओपिनियन बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। ग्रुप में जो भी डिसाइड हो जाएगा कि ये करना है, हाँ हाँ, सब में हाँ हाँ है। They refrain from giving their own personal opinions because they have the fear of rejection। आपको ये चीज कभी एक्सपीरियंस हुआ है कि कई बार आपने अपना ओपिनियन इसलिए नहीं दिया, आपने ग्रुप के साथ सहमति इसलिए बना करके रखी क्योंकि यू हैव द फियर ऑफ रिजेक्शन, कि शायद आपका आइडिया को रिजेक्ट कर दिया जाए। ऐसा होता है। जो लोग नीड ऑफ एफिलिएशन से मोटिवेटेड होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। अब अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के सेंस में बात करें तो देखो, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट 8 से 10 अच्छा माना जाता है। यानी किसी भी मैनेजर को 8 से 10 लोगों को, चाहे उसमें 5 लाख लोग काम कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के लिए छोटी छोटी टीम, छोटे छोटे ग्रुप में लोगों को डिवाइड किया जाता है। तुम भी जब कहीं जाओगे, खासकर आईटी वाईटी की कंपनी में, क्या होगा कि तुम्हारे अंडर या तुम किसी के अंडर रहोगे तो 8 से 10 लोग हैं। तो जब प्रोजेक्ट एलोकेट होता है ना, तो क्या होता है कि उसमें ग्रुप में एक आदमी रहेगा, ग्रुप में वैसे लोग रहते हैं वो आर वेरी ओके, वो कुछ नहीं खास बोलेंगे कि वो दे आर ओके, उनको जो काम दे दिया जाएगा वो ठीक है, वो वैसे ही काम करेंगे अपना। उनको कोई ज्यादा इफ्स एंड बट्स नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों का नेचर ऐसा होता है कि दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोलैबोरेशन। ठीक है, वो, उनको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस की फीलिंग बहुत ज्यादा होती है, the want of being accepted in the group, and this is the reason they do not say no to the group norms, they do not give their own opinions,
ठीक है, एफिलिएशन के लोग होते हैं जो ग्रुप में जो भी ऐसा लोग होता है जो प्रोजेक्ट मिलेगा, हाँ हाँ ठीक है। बल्कि ऐसे ग्रुप के लोगों का एक और फीचर होता है कि ग्रुप में कोई और भी 2 लोग अगर लड़ेगा तो ये आदमी जा करके उसको पैसिफाई करेगा। क्यों? क्योंकि इसको लगता है कि ग्रुप में शांति मेंटेन होनी चाहिए। ऐसे लोगों को ग्रुप में काम करना, लोगों के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन में देखो इस टाइप की नीड का बहुत इंपॉर्टेंस होता है कि ऐसे लोग होते हैं और मैनेजर को ये रिकग्नाइज करना होता है कि भाई किस नीड से तुम मोटिवेटेड हो। अब किसी की पर्सनालिटी है नहीं अकेले चलने की। जनरली अकेले चलने वाला लोग कैसा होता है? लीडर, फियरलेस एकदम, जिसको डर नहीं लगता है, उसको कोई मतलब नहीं है कि ग्रुप में कौन क्या बोल रहा है। उसका ओपिनियन है तो वो बहुत एसर्टिव वे में अपना ओपिनियन रखे होते हैं ना ऐसे लोग, फियरलेस टाइप के। तो तुम उसको ग्रुप में डाल दोगी तो वो तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, क्योंकि वो अकेले चलने वाला आदमी है, वो फियरलेस है, वो डिसिप्लिन्ड है, वो कमिटेड है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जाता है और उसी तरीके का प्रोजेक्ट एलोकेट किया जाता है और काम दिया जाता है। तो बहुत मुश्किल है मोटिवेटेड रखना एम्प्लॉयज को, आप ये बात समझिए। ऑल्दो जॉब सेटिस्फैक्शन इज नॉट कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन जॉब मोटिवेशन, जो सेटिस्फैक्शन हम लोग पढ़े उससे, जैसे बीबीएम में हो ना तुम लोग तो थोड़ा कम पढ़ रहे हो अभी, इसका पूरा ग्राफ बन करके समझाया जाता है कि जॉब सेटिस्फैक्शन और मोटिवेशन के बीच में, मोरल प्रोडक्टिविटी के बीच में क्या रेशियो होता है, रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू नीड फॉर अचीवमेंट। नीड फॉर अचीवमेंट कैसे लोग होते हैं बताओ? अचीव करना सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं और हर चीज चाहेंगे कि जो सबसे डिफिकल्ट चीज है उसको वो अचीव करे ताकि सबके सामने अपना वजूद बना सके। इनोवेटिव वे में करते हैं। सबके सामने नहीं मुस्कान, ये नीड तुम्हारी अपनी होती है, वो तुम्हारे लिए अपना तुम्हारे अपने इंडिविजुअल डिजायर मैम। हाँ, इंडिविजुअल डिजायर है ये। दिस इज योर इंडिविजुअल नीड। ठीक है, अचीवमेंट का क्या मतलब है? देखो बहुत लोग अलग अलग नीड से मोटिवेटेड होते हैं, इसीलिए तुम सोचो कि जो बंदा 50 लाख 55 लाख का पैकेज कमाता है, आईआईटी का स्टूडेंट, आईआईटी का लड़का लड़की जो 50 लाख 55 लाख का पैकेज में रहता है, जिनको कंपनीज हाथों हाथ लेती है बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड, जिसका ग्रोथ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स में भी बहुत ज्यादा होता है, जो लोग पैसे के पावर से मोटिवेटेड हैं वो तो कंटिन्यू करते हैं। लेकिन ऐसे लोग मिलते हैं कि नहीं कि हर साल यूपीएससी में तुमको मिलेगा आईआईटीएंस, बल्क में आईआईटीएंस क्वालिफाई करते हैं यूपीएससी का एग्जाम। क्यों भाई? क्यों वो उतना पैसा छोड़ करके आते हैं? डीएम की नौकरी, डीएम जॉब कितना होता है या गवर्नमेंट सर्विस का सैलरी कितना होता है? 1 लाख, 1.5 लाख, 2.25 लाख, 2 लाख, और क्या होगा? इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। लेकिन they have this need of achievement कि मैंने यूपीएससी क्वालिफाई किया, I am able to bring about change in someone's life, I have the power to you know add value to myself by bringing about change in someone else's life। ऐसे लोग किस नीड से मोटिवेटेड हुए? नीड फॉर अचीवमेंट। ठीक है, नीड फॉर अचीवमेंट। अब ये अचीवमेंट पैसे के लिए भी हो सकता है। मान लो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा कि सपोज करो कि तुम्हारा इंडिया में वेंचर है, सपोज करो तुम्हारा श्रीलंका में कोई टूरिज्म का बिजनेस है तुम्हारा, तुमने इंडिया में खोला, तुमने अच्छा मान लो मेक माई ट्रिप जब इंडिया में ऑपरेट हुई होगी, कभी तो पहली बार ऑपरेट हुई होगी, ठीक है, अदर कंट्रीज में आने के बाद भी थॉमस कुक हुई तो वो कभी तो इंडिया में लॉन्च हुई होगी। किसी ओवरसीज बिजनेस में पहली बार पैर जमाना इतना आसान नहीं होता है। सो ऐसे वेंचर्स के लिए वी लुक फॉरवर्ड टू ओनली दोज पीपल, वैसे लोगों को इन प्रोजेक्ट्स पे रखा जाता है जो नीड ऑफ अचीवमेंट से मोटिवेटेड होते हैं, कि उनको खुशी इस बात से होती है, उनको फर्दर मोटिवेशन इस बात से मिलता है कि उन्होंने बहुत टफ से टास्क को अचीव किया। समझ में आई बात? उन्होंने स्क्रैच से शुरू करके यहाँ पे पूरा सेटल डाउन किया। नीड फॉर अचीवमेंट, कोई नया प्रोजेक्ट भेजना है, कोई नया वेंचर है जिसमें कि ट्रेनिंग लेकर के काम करना है, ऐसी चीजों में ऐसे लोगों को जो इस तरीके के नीड्स आइडेंटिफाइड है ऑर्गेनाइजेशन में, उनको भेजा जाता है। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। नेक्स्ट इज नीड ऑफ पावर। नीड ऑफ पावर वाले लोग कैसे होते हैं बताओ जरा? डोमिनेंट नेचर के होंगे, दूसरे को कंट्रोल और इन्फ्लुएंस करेंगे बहुत ज्यादा। हम लोग उसको थोड़ा नेगेटिव वे में लेते हैं ना कि डोमिनेटिंग नेचर है, कंट्रोलिंग नेचर है, लेकिन ऐसे लोगों का भी बड़ा इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन। क्यों होता है बताओ सर? ऐसे लोगों का क्योंकि सबको लीड करते हैं। yes,
these people are the best leaders. Need for power का मतलब क्या होता है कि ऐसे थोड़ी कि कोई खड़ा हो जाता है पावर मिल जाता है उसको, उसमें कुछ है तभी तो वो Control पावर एक्वायर करना। किया है. यस मैम. Need for power are those people who are dominant in nature. जहाँ हमने देखा कि नीड फॉर एफिलिएशन वाले लोग कोलैबोरेशन के प्रिंसिपल पे काम करते हैं कि भाई सब कुछ ठीक ठाक है. नीड फॉर पावर वाले लोग हाईली डिसिप्लिन होते हैं और वो वैसे ही डिसिप्लिन चाहते भी हैं अपने लोगों से. ठीक है, जो बिल्कुल टाइम पे आएगा ना वो तुमसे भी चाहेगा कि वो तुम टाइम पे, जब मैं आ सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं आओ. मेंटेन डिसिप्लिन, मेंटेन कमिटमेंट. और ये लोग जीरो सम गेम में विश्वास रखते हैं. जीरो सम में मतलब अगर आर्गुमेंट हो जाए तो ऐसा नहीं कि अच्छा अच्छा चलो ठीक है हो गया, चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, हम लोग मेंटेन करके रखते हैं कि इसको भी बुरा ना लगे उसको भी. उस वो वैसे फीचर्स नहीं होते ऐसे लोगों के. यू एक्सेप्ट दैट यू आर इंफीरियर. ठीक है, तुम, मैं जीता तुम हारा और उसको वो प्रूव करें. They have the sense of final control. They want to have the last say in the argument. ठीक है, पर ऐसे लोग बहुत अच्छे लीडर्स होते हैं और नीड ऑफ पावर से जो लोग मोटिवेटेड होते हैं तो उनको दूसरों को लीड करने की कैपेसिटी अच्छी होती है. डिसिप्लिन बहुत होते हैं, कमिटेड बहुत होते हैं, जीरो सम गेम में विश्वास रखते हैं. ओके, तो ऐसे लोग भी होते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन में. उनको Yes, पावर ma'am. दे दीजिए. नीड फॉर पावर वाले लोग देखो, जब प्रोजेक्ट एलोकेट होता है तो वॉलंटरीली कुछ लोग होंगे जो उस चीज का कमांड ले लेंगे. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में उस चीज का कमांड ले लेंगे, वो खुद फाइनल डिलीवरी वो ले लेंगे. मतलब प्रोजेक्ट डिलीवर किया जाता है लास्ट में तो डिलीवरेबल्स जो होता है वो एक आदमी कंट्रोल करता है सबसे कलेक्ट करके. अब ये आसान चीज तो है नहीं. तुम अगर इस नीड से मोटिवेटेड नहीं हो तो तुमको लगेगा छोड़ो ना, हमको क्या करना है, वो सब हम भी अपना प्रोजेक्ट लेके किसी को हैंड ओवर कर देंगे, मेरा काम खत्म, बाकी लोगों से हम क्या कोऑर्डिनेट करते रहेंगे, अलग से हेडेक हो जाएगा. लेकिन जो नीड फॉर पावर वाले लोग हैं उनको चाहिए कंट्रोल. वो फाइनल डिलीवरी का चार्ज लेंगे खुद, क्योंकि वो नीड है तुम्हारी. तुम ऐसे नहीं रह सकते हो. अगर तुम्हारा नीड फॉर अचीवमेंट है तो तुम मीडियोकर बन के ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रहोगे, अपने लाइफ में भी नहीं रहोगे. ये भी समझो कि अगर तुम किसी कोई ऐसी नौकरी कर रहे हो जो थोड़ी मीडियोकर टाइप की है, बहुत चैलेंजिंग नहीं है, तो तुम रह नहीं पाओगे उसमें. तुमको लगेगा अरे क्या कर रहे हैं हम, व्हाट एम आई डूइंग टू माय लाइफ, कुछ तो है नहीं इसमें. इसीलिए ये नीड इंसान को बहुत शेप करती है और ये इतनी स्ट्रांग नीड होती है कि एक अच्छा मैनेजर जब समझ जाए कि भाई किस बंदे की क्या नीड है और अगर उसको उसके तरीके का काम दिया जाए तो वो 100% अपना देता है उस काम में. अब तुम सोच सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशन का हर बंदा अगर 100% दे सके तो वो ऑर्गेनाइजेशन कितना सक्सेसफुल होगा. ठीक है, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, जैसे इस बार IIM अहमदाबाद में हुआ है प्लेसमेंट, BCG ग्रुप. सोचो BCG का मैट्रिक्स तुम लोगों को पढ़ाते हैं हम लोग. ठीक है, BCG का मैट्रिक्स हम लोग पढ़ते हैं, MBA में पढ़ाया जाता है. वो मैट्रिक्स वहाँ के लोग डिजाइन करते हैं. आप सोच सकती हैं the level of manpower which is there in these consultancies. They hire only the best people of the world and ऐसी grooming होती है कि they come up with theories, they come up with models. ठीक है, मैकिंसी एक कंसल्टेंट कंपनी, मैकिंसी का नाम सुने हो, उसका डेटा वगैरह रेफर किया जाता है. उसका 7S मॉडल है, हार्ड एलिमेंट्स, सॉफ्ट एलिमेंट्स, वो MBA वगैरह में पढ़ते हैं. इसलिए मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. कल को मैनेजर बनोगे तुमको बहुत ज्यादा इस बात को समझना होगा कि किस मैन पावर का क्या है. जो मीडियोकर है उसको मीडियोकर का काम दो, लेकिन जिस आदमी में नीड ऑफ अचीवमेंट है उसको देखो, उसके पोटेंशियल को टैप करो कि ये बंदा बहुत आगे कर सकता है अगर इसको हम अपॉर्चुनिटी दें तो. ओके, नेक्स्ट क्लास को क्या रखना है, मोटिवेशन की थियरीज को रिवाइज करना है क्योंकि हम लोग रिवीजन में चल रहे हैं, या फिर HRD शुरू कर दें? रिवाइज करते हैं मैम, रिवाइज ही करवा दीजिए. इसको रिवाइज कर देते हैं मोटिवेशन को. ऐसे Yes. रिवाइज करने का बहुत टाइम है, HRD में ज्यादा कुछ नहीं Yes, है. ma'am. ठीक है, यस मैम.